वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो परिवहन है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, परिवहन के चैप्टर को ही चर्चा किया था, इसमें सड़क परिवहन को हम लोगों ने देखा था। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसी के भाग के रूप में देखेंगे जल परिवहन। और जल परिवहन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिवहन की दृष्टि से। परिवहन की दृष्टि से हम देखें इसे दो भाग में देखते हैं। और परिवहन यह एक आंतरिक परिवहन होता है, एक बाह्य परिवहन होता है, जिसमें परिवहन के संदर्भ हम देख सकते हैं जल परिवहन में। और इसमें जल परिवहन के संदर्भ में देखें तो यह आंतरिक रूप से भी होता है, जिसे अंतःस्थली कहते हैं, और एक होता है महासागरीय जल परिवहन। ठीक है, महासागरीय। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसे। आंतरिक रूप से अंतःस्थली जल परिवहन जो होता है वह इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे तो इसमें AWAI, इसमें इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका देख रेख करने का कार्य करती है, और इसमें मैनेज करने का कार्य इसी प्रकार से होता है। इसमें भी कई सारे जल परिवहन हैं। इसमें देखेंगे प्राचीन काल से वैसे देखा जाए तो इसमें कई सारे क्षेत्रों पर हमारे इंडिया में जो कि परिवहन होता था, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होता है। हालांकि देख सकते हैं इसमें 1% के आसपास होता है पूरे वाटरवे पे देखें तो। इस प्रकार से इसमें आंतरिक जल परिवहन में कई सारे जल परियोजना इसमें संचालित है, जल परिवहन संचालित हैं। टोटल हम देखें तो 106 इसमें टोटल परियोजनाओं को, इसमें जल मार्ग है वे टोटल विकसित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें वर्तमान पे देखेंगे इसमें कंटिन्यू जो हो चुका है और अभी तक संचालित है वह 6 जल मार्ग हैं, आंतरिक जल मार्ग हैं जो कि संचालित हैं अभी तक। और इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से जल मार्ग हैं। उसके बाद हम इसमें सागरी महासागरी तौर पर देखेंगे, महासागरी में कौन कौन से बंदरगाह हैं, उस नगरों के द्वारा इससे कनेक्टिविटी किया जाता है, उस प्रकार से उसको भी देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं इसमें आंतरिक रूप से कौन से हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसका देखभाल का कार्य कर रही है। वर्तमान में देख सकते हैं इसमें पहला जो जल मार्ग है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। इस प्रकार से हम देखते हैं 6 वाटरवे को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंतरिक जल मार्ग संख्या 1। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि इसमें परिवहन, सड़क परिवहन में देखा था कि NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको देखभाल करती थी। इसी प्रकार से ये भी इसमें देखभाल का कार्य कर रही है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले देखें, सबसे पहले जल मार्ग संख्या 1, जल मार्ग संख्या 1, जल मार्ग संख्या 1 है, उसे कहाँ विकसित किया गया है। देखिए जल मार्ग संख्या 1 हम देखें तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से जल मार्ग यहाँ पर विकसित हुआ है। ये है छोटा सा डायग्राम है भारत का। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की। ये इंडिया का मैप हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये इंडिया बन गया, और इस प्रकार से इंडिया है। इस इंडिया में जल मार्ग संख्या 1, जल मार्ग संख्या 1 है, वह आपके सबसे पहले इलाहाबाद टू हल्दिया बनता है। ठीक है, क्या हो गया, इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में यह जल मार्ग संख्या 1 बनाया गया है, जो कि किस नदी पर है, जल मार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर विकसित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, गंगा नदी पर विकसित किया गया है। यहाँ इलाहाबाद इस प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, इलाहाबाद टू हल्दिया इस प्रकार से यह विस्तृत है, बहती जा रही है। ठीक है, तो ये जल मार्ग संख्या 1 हो जाएगा, इस प्रकार से विकसित है। यहाँ पर देखेंगे जल मार्ग संख्या 2, जल मार्ग संख्या 2। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जल मार्ग संख्या जो 2 है वह एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसके विकसित किया गया है, और इसे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी, इसको कहते हैं सादिया से धुबरी। ठीक है, ये प्लेस है ब्रह्मपुत्र नदी का, और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है इसे कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विकास किया गया है। सादिया से धुबरी के पास में, जहाँ पर यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा आइलैंड है
द्वीप आइलैंड, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण है, और इसे देख सकते हैं माजुली आइलैंड के जस्ट वेस्ट में इसका पार्ट है। ठीक है, तो सादिया से धुबरी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इसमें उतर जाती है और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जल मार्ग संख्या 2 का विकास किया गया है। जल मार्ग संख्या 3 है, और जल मार्ग संख्या 3 का विकास हम देख सकते हैं पश्चिमी तटीय नहर में विकसित किया गया है। पश्चिमी तटीय नहर कहाँ पर होगा, आपके ये इंडिया वाला पार्ट है, इसमें केरल के पास में, ये वाला जो पार्ट है नीचे का पार्ट है इसमें केरल है, और इस केरल वाले पार्ट में पश्चिमी तटीय नहर है। तो इसे पश्चिमी तटीय कहते हैं क्योंकि पश्चिम में अवस्थित है, और तटीय नहर में, यह पूर्व वाला भाग है, यह पश्चिम वाला भाग है, तो पश्चिमी तटीय नहर यहाँ पर विकास हुआ है, और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है पश्चिमी तटीय नहर। ठीक है, तो इसमें विकसित किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी तटीय नहर। ठीक है, इसका विकास किया गया है, और इस प्रकार से कई सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं, कौन सी संख्या किस प्रकार कहाँ नदी पर बसी है। ठीक है, इस प्रकार से अवस्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जल मार्ग संख्या 4, जल मार्ग संख्या 4 को देखें तो इस प्रकार से यह पूर्वी तटीय नहर हो जाएगा। देखिए, इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, इसमें पश्चिमी तटीय नहर में हम देखेंगे तो इसमें चंपकारा नहर है, एक महत्वपूर्ण नहर कहते हैं जिसे चंपकारा। ठीक है, क्या नहर है, चंपकारा नहर, तो चंपकारा नहर है, इस प्रकार से इस नहर में अवस्थित है। ठीक है, उसी प्रकार पश्चिमी जल मार्ग संख्या 4 को देखेंगे तो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी और यहाँ पर बकिंघम नहर है, तो इनसे मिला करके इस प्रकार से विकसित हुआ है। तो बकिंघम नहर और क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी प्लस कृष्णा नदी प्लस यहाँ पर बकिंघम नहर, तो इस प्रकार से क्या हो गया है, इसमें विकास हुआ है, इस नदी पर विकास हुआ है, इस क्षेत्र पर विकास हुआ है, जल मार्ग संख्या 4। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं जल मार्ग संख्या 5। ठीक है, जल मार्ग संख्या 5 हो जाएगा, और इसका विकास कहाँ पर किया गया है। देखिए, जल मार्ग संख्या 5 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका विकास ब्राह्मणी नदी पर किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विकसित होता है ब्राह्मणी नदी, और यह उड़ीसा वाले भाग में है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी, तो 5 हो जाएगा, ये 3 है, 4 है और ये 5 है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ब्राह्मणी नदी में इसका विकास किया गया है, ब्राह्मणी, तो ये जल मार्ग संख्या 5 हो जाएगा। जल मार्ग संख्या 6। ठीक है, जल मार्ग संख्या क्या हो जाएगा, 6, और जल मार्ग संख्या जो 6 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है जल मार्ग संख्या 6 भी। ठीक है, तो जल मार्ग संख्या 6 को जो है विस्तृत किया गया इस तरह से, बराक एक रिवर है यहाँ पर, ये कहाँ पर हो जाएगा, बराक, और 6 ये असम में पड़ता है, बराक नदी। ठीक है, बराक नदी, तो बराक नदी या बराक रिवर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से यहाँ जल मार्ग संख्या 6 तक यहाँ पर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी 100 अलग से जल मार्ग इसमें विकसित किए जा रहे हैं, जो कि किसके द्वारा है, AWAI, जो कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा कार्य संचालित किए जा रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये आंतरिक जल मार्ग के संदर्भ में ये बताए हैं। ठीक है, आंतरिक जल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें बाह्य जल मार्ग, इसके संदर्भ में क्या होगा, महासागर के क्षेत्र में जो जल मार्ग अवस्थित है उसको हम देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह भी क्या है, भारी परिवहन के संदर्भ में देख सकते हैं, आयात निर्यात के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी हम आगे देखेंगे। देखिए, इसमें भी हम देखेंगे तो यह क्या हो जाता है, आपके मेन रूप से देखेंगे तो यह परिवहन जो है बाह्य परिवहन के संदर्भ में देख सकते हैं, और बाह्य परिवहन के संदर्भ में हम देखेंगे तो महासागरी परिवहन के संदर्भ हम देख सकते हैं। ठीक है, महासागरी संदर्भ में क्या होगा, महासागरी क्षेत्र में यदि विकसित हुआ है तो उसको देखिए, ये इंडिया है, और इस इंडिया वाले पार्ट में कोशिश कर रहे हैं इंडिया बनाने की, ये है आपका इंडिया,
ये इंडिया है। और इस इंडिया वाले पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग इनलैंड मतलब जो भूमि थी अंतःस्थली वाले भाग में था उसमें जल मार्ग विकसित हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाह्य वाले भाग में कौन कौन से महासागर इस क्षेत्र में महासागर है। ये कौन सा है आपके इंडियन ओशन होगा। और इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में भी क्या है, महासागरीय क्षेत्र में भी यहाँ पर जल का परिवहन होता है, जल परिवहन यहाँ पर संचालित है। इसमें भारत की दृष्टि से हम देखें यहाँ पर सागरमाला का विकास किया जा रहा है, सागरमाला विकसित हुआ है जिसमें जल परिवहन इसमें संचालित है। इसमें भी कई सारे बंदरगाह हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जल परिवहन की दृष्टि से, जो कि सागरीय जल परिवहन की दृष्टि से। और यहाँ पर जल परिवहन की दृष्टि से देखिए, एक है कांडला बंदरगाह जिसको कहते हैं गुजरात में अवस्थित है कांडला बंदरगाह, ये यहाँ पर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ठीक है, क्या हो जाएगा कांडला बंदरगाह को विकास करने का श्रेय जो जाता है 1930 में सबसे पहले क्या किया गया था, इसे विकसित किया गया था। और जब 1930 में जब इसे संचालित किया गया था उसके पश्चात में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक बंदरगाह था कराची बंदरगाह, और कराची बंदरगाह जो था पाकिस्तान में चला गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत के लिए। और विभाजन के पश्चात में कांडला बंदरगाह को विकसित करने का कार्य भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसको विकसित करके इसे आयात निर्यात के लिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कांडला बंदरगाह है यहाँ पर विकसित है। इसके साथ ही साथ में नीचे में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक है यहाँ पर मुंबई बंदरगाह, मुंबई। और मुंबई बंदरगाह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भी प्राकृतिक बंदरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बंदरगाह। और यहाँ से हम देखेंगे किसी भी देश से, पश्चिमी देशों से आयात निर्यात होता है। मुंबई बंदरगाह की देखें गहराई की दृष्टि से देखें तो यह 11 मीटर की जो गहराई है, और साथ ही साथ में जिस प्रकार से स्वेज कैनाल का गहराई है 11 मीटर, उसी प्रकार से इसकी भी गहराई है, तो सेम है दोनों की गहराई में देखेंगे तो। इसके बाद है नीचे वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर एक विकसित हुआ है नहावा सेवा बंदरगाह, कहते हैं इसे नहावा सेवा। ठीक है, नहावा सेवा बंदरगाह। तो नहावा सेवा जो बंदरगाह है उसे बम्बई के नीचे वाले भाग में बनाया गया है, जो कि मुंबई के भाग में बनाया गया है। यह नहावा सेवा जो बंदरगाह है उसे कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है, जो कि मुंबई के भारीपन को, ठीक है, भार को दूर करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह को विकसित किया गया है। ओके, तो इस प्रकार से नहावा सेवा का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। और यहाँ से कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारी चीज़ों का आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। लौह उत्पादन है और इस प्रकार से उसको निर्यात किया जाता है। खनिज तेल का आयात किया जाता है। अन्य चीज़ें हैं, कई सारे मांस का जो आयात इसमें निर्यात किया जाता है। इस प्रकार से नहावा सेवा की इम्पोर्टेंस है। इसके नीचे में देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसे कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहते हैं, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी इस प्रारंभ किया गया है। इसके जस्ट ऊपर में देखेंगे मारमा गोवा बंदरगाह है। कहाँ पर? मारमा गोवा। ठीक है, मारमा गोवा बंदरगाह इसके ऊपर में है, न्यू मैंगलोर के ऊपर में है। और इसका यह एक तरह से देखेंगे तो यह क्या है, प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है, जबकि यहाँ पर न्यू मैंगलोर जो है वह आपके कृत्रिम बंदरगाह है। मारमा गोवा बंदरगाह जो कि प्राकृतिक रूप से है, यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है, इसलिए लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है विदेश में। और यहाँ पर खनिज तेल और कई सारी चीज़ें हैं जिसका आयात किया जाता है। ठीक है, तो ये मारमा गोवा है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। इसके नीचे में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह दिखाई देगा, और इसे तूतीकोरिन का बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाएगा। इसके ऊपर में आपको यहाँ पर देखेंगे कोच्चि बंदरगाह मिलेंगे, और कोच्चि बंदरगाह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रूप से बंदरगाह है जिसका विकसित यहाँ पर हुआ है और केरल के तट पर अवस्थित है। कोच्चि बंदरगाह को एक देखेंगे तो यहाँ पर रबर की खेती की जाती है, तो रबर का निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार से नारियल की निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, कहवा, इन सभी का निर्यात किया जाता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से प्राकृतिक गैस या फिर तेल का इस प्रकार से खनिज तेल का जो निर्यात करने वाला क्षेत्र है वह कोच्चि हो जाएगा। तो कोच्चि बंदरगाह में इस प्रकार से आयात निर्यात कार्य किए जाते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह एक तमिलनाडु पे अवस्थित एक बंदरगाह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह एक कृत्रिम रूप से विकसित किया गया बंदरगाह है। ठीक है, तो यह आपके मन्नार की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाह है जो कि इंपॉर्टेंट है इसका।
इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह आपको मिलेगा, वो चेन्नई बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चेन्नई बंदरगाह की देखें विशेषता देखें तो बम्बई की तरह यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि देखेंगे तो यह कृत्रिम रूप से बंदरगाह है, और कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ में मुंबई में जिस प्रकार से आर्थिक रूप से व्यवसाय का जिस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से चेन्नई बंदरगाह का व्यावसायिक महत्व है। तो इसमें चेन्नई बंदरगाह की इंपॉर्टेंस इस प्रकार से दिखने को लगता है। ठीक है, इसके भार को कमी करने के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह का विकास किया गया, जिसे इन्नौर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? इन्नौर बंदरगाह। और इन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया, जो कि चेन्नई के बंदरगाह को भार को कम करने के लिए इसको विकास किया गया। इस प्रकार से इन्नौर बंदरगाह जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कि आपको दिखेगा, आंध्र प्रदेश के तट पर दिखेगा। आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसे कहते हैं विशाखापट्टनम का बंदरगाह, और विशाखापट्टनम का बंदरगाह जो है वो इम्पोर्टेंस है। यह एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ बंदरगाह है। इसे गहराई की दृष्टि से देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक गहरे वाली जो क्षेत्र है वह बंदरगाह क्षेत्र है, उसी को हम जाने जाते हैं, इसलिए गहरा बंदरगाह के नाम से हम इसे विशाखापट्टनम का बंदरगाह को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलाडीला का जो लौह अयस्क है उसका निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से, साथ ही साथ में जापान के क्षेत्र में भेजा जाता है। इस क्षेत्र में साथ ही साथ खनिज तेल अन्य अयस्क जो है उसके हम आयात करते हैं। तो यह बंदरगाह विशाखापट्टनम का बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे विकसित हुआ है बंदरगाह, और इस विकास के श्रेणी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहाँ पर हुबली बंदरगाह है। हुबली बंदरगाह, जो कि हुबली बंदरगाह आपके इम्पोर्टेंट है, और हुबली बंदरगाह के संदर्भ हम देख सकते हैं ये कोलकाता के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है बंदरगाह है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ अभ्रक हुआ, लौह अयस्क है, कोयला है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि निर्यात की जाती हैं। ओके, इसके साथ ही साथ में कई सारी चीज़ें हैं जो कि आयात की जाती है, जैसे खाद्य तेल हो गया, या फिर मांस हो गया, या फिर इस तरह से आयात किया जाने वाला है। तो मछली का है निर्यात भी किया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की मछली यहाँ पर पाई जाती है इस क्षेत्र में, इसलिए इसका निर्यात भी किया जाता है। तो यह बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कोलकाता के भार को दूर करने के लिए भी इसका विकसित किया गया था इस बंदरगाह को। तो इसलिए हुबली बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज यहाँ पर रुक सकते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह अवस्थित है। कोलकाता बंदरगाह को हम बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जानते हैं, और कोलकाता बंदरगाह एक ऐसा है कि जो कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर यहाँ पर नेपाल है, इस छोटे छोटे देश हैं, भूटान है, ये सभी बंदरगाह इसके उपयोग करते हैं, अपने किसी भी प्रकार का सामान को निर्यात करने के लिए यहाँ का उपयोग करते हैं कोलकाता बंदरगाह को, इसलिए एक इम्पॉर्टेंस इसका अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह कोलकाता बंदरगाह जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने सभी बंदरगाहों को चर्चा किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमको समझना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, महासागरीय जल परिवहन को इस प्रकार से हम देखते हैं, और जो इसका विकास किया गया है भारी महत्वपूर्ण है, और भारत में आंतरिक व्यापार के संदर्भ में साथ साथ बाह्य व्यापार के संदर्भ में जो जल परिवहन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही साथ हम अनेक दूसरे चैप्टर्स पे भी जाएंगे और रेलवे परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट था वो हम लोगों ने चर्चा किया, साथ ही साथ इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और इसमें बहुत ही रजिस्ट्रेशन ऑनली कराना पड़ेगा, किसी प्रकार का फीस देना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को, और इस प्रकार से अपना लाभ ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, वेलकम।